नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे एकेडमिक्स पर। इस सीरीज के पावर सीरीज जो आपकी सीरीज भी है और मतलब किसकी सीरीज है, पावर सीरीज की सीरीज है, लेक्चर सीरीज है ना। इसका फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन जो है पढ़ी थी कि पावर सीरीज आपकी क्या होती है और उसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा था हमने। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और आपका एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कंडीशनली कन्वर्जेंस। ये क्या होता है? अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट जो लेक्चर है वो जरूर देख ले, क्योंकि ये आपको ऊपर जो है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे पावर सीरीज फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है वो लेक्चर मिल जाएगा, तो पहले वो लेक्चर जरूर देख ले। डेफिनेशन वगैरह आपको पता चल गई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आपको पता चल गई। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक है वो आपका है आबेल्स थ्योरम। ठीक है, दो तरीके से आपके पास आ जाती है। बाय नेम डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव आबेल्स थ्योरम, यानी आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और साथ में उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, या डायरेक्ट आपके पास स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट पे चल लेते हैं पहले तो ये इसका जो है स्टेटमेंट है, मैंने पहले नोट डाउन कर दिया ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाए। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो कि अगर आपकी पावर सीरीज इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू क्या होगी? एक तरह से जीरो होगी, नहीं होगी? देखो ए माइनस जेड नोट की पावर एन, ये ऐसी होगी, नहीं होगी? यानी ये ओरिजिन के अबाउट आपकी पावर सीरीज है। नॉर्मली हम ये लेके चलेंगे कि ये जो पावर सीरीज है आपकी कन्वर्ज करती है किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए, और वो वैल्यू क्या है? आपकी जेड नोट है। वो क्या है? आपकी वैल्यू जेड नोट है, और वो जेड नोट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि इस वैल्यू के लिए आपकी पावर सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मान लिया सर। तब हमें प्रूफ करना है देन इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, कि यह एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि कोई सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपकी ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है और उसकी मोड वाली जो सीरीज है वो भी आपकी क्या आ जाती है? कन्वर्जेंट आ जाती है, तब वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहलाता है। यानी मैं ये प्रूफ करूं कि इसका जो मोड वाली सीरीज होगी वो भी अगर कन्वर्जेंट आ जाती है तब ये सीरीज क्या कहलाएगी? आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो क्या कह रहा है कि देन इट इज कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच, जिनके लिए मोड जेड लेस देन मोड जेड नोट है। मोड जेड लेस देन मोड जेड नोट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पॉइंट मैंने लिया जेड नोट, इस जेड नोट पॉइंट के लिए कन्वर्ज कर रही है। तो यहां पे मैं एक ऐसे ये आपका सर्किल बना लेता हूं। तो मोड जेड नोट का मतलब क्या होगा? मोड जेड इक्वल्स टू, जैसे मान लो ये आपका मोड जेड नोट आप ले लेते हो, ये आप डिस्टेंस मान लो कुछ भी ले लेते हो, ये मोड जेड नोट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये आप सीरीज में आपने सॉरी उसमें सर्किल में पढ़ा होगा, जैसे मोड जेड इक्वल्स टू आर, ये क्या होता है? आर रेडियस का आपका सर्किल हो जाता है। तो सिमिलरली ये मोड जेड नोट डिस्टेंस का आपका रेडियस का सर्किल हो गया कि इस सर्किल के अकॉर्डिंग अगर कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या है? आपकी कन्वर्ज कर रही है। तो फिर इससे नीचे कोई भी जेड आप लेते हो, मान लो यहां आपने सर जेड लिया, ये जेड लिया, तो ये क्या हो गया? मोड जेड हो गया आपका डिस्टेंस। तो मोड जेड इससे कम हो तो इसका मतलब इसके अंदर अंदर वाले सारे पॉइंट आ गए। तो इस सर्किल के अंदर के जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट्स के लिए आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ये कहना चाह रहा है। देखो कि जितने भी मोड जेड लेस देन उस जो भी आपको पॉइंट था उससे लेस देन है, उनके लिए आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने का मतलब किसका जो मॉडुलस है वो कन्वर्जेंट होगा उसके लिए। बात तो यही है। तो आप ये लिखो कि ये आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है वो आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। आप या ये कह दो कि ये तो कन्वर्जेंट थी और साथ में इसकी मोड वाली भी क्या आ गई? आपकी कन्वर्जेंट आ गई। तो फिर ओरिजिनल क्या हो जाएगा? आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसारी आपकी हो जाएगी। क्लियर है स्टेटमेंट? हिंदी में अगर स्टेटमेंट आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो कि यदि कोई घात श्रेणी ये आपकी z इक्वल टू जेड नोट के लिए अभिसारी है और जेड नोट आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, उस पर अभिसारी है, उस बिंदु पर जेड नोट पर, तब इस जेड नोट से पास वाले जितने भी पॉइंट है, क्योंकि मोड जेड नोट क्या हो गया? जीरो से और उस जेड नोट का डिस्टेंस हो गया आपका, है ना, ये आपका मोड जेड नोट हो गया। तो जिस जिस जेड के लिए ये आपका डिस्टेंस कम है, यानी इस रेडियस से
के अंदर अंदर जो भी आएगा उस पॉइंट्स के लिए ये आपकी निरपेक्ष अभिसारी होगी। निरपेक्ष अभिसारी का वापस मतलब वही है कि इसको निरपेक्ष अभिसारी कहो या ऐसे कह दो कि इसके मॉडुलस वाली भी अभिसारी होगी आपकी। ये हमें प्रूफ करना है। अभी 2024 का जो पेपर हुआ था, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले आपका एग्जाम हुआ है, जो आरयू पास कोर्स वालों का, ऑनर्स वालों का आई थिंक नहीं हुआ, बट पास कोर्स वालों का जो पेपर हुआ था उसमें 6 का भी आपका यही था, बाय स्टेटमेंट आया था, है ना। तो स्टेटमेंट से भी आ सकता है या फिर आपका बाय नेम भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव आबेल थ्योरम, ऐसे भी आ सकता है आपका। क्लियर है? चलो प्रूफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो सीरीज आपको कन्वर्जेंट दी हुई है। प्रूफ, लेट माना श्रेणी, माना घात श्रेणी, कौन सी आपकी an z टू द पावर n अभिसारी है, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट एट z इक्वल टू z, एट z इक्वल टू z नोट। इस पॉइंट पर क्या है आपकी कन्वर्जेंट है, z इक्वल टू z नोट पर दे रखी है, यानी कि z नोट पॉइंट अगर मैं रखूं इसमें तो क्या बन जाएगी an z की जगह z नोट पावर n इज कन्वर्जेंट, ये दे रखी है आपकी इज कन्वर्जेंट सीरीज, इज कन्वर्जेंट सीरीज। ये आपकी अभिसारी श्रेणी है, ये आपकी अभिसारी श्रेणी है। अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज, ध्यान से सुनना, अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है तो उसकी जो कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस होगी, क्योंकि कोई सीक्वेंस होती है उसी से तो आप ऐड कर करके टर्म्स आप सीरीज बना देते हो, तो वो जो कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस होगी वो आपकी लिमिटिंग केस में जीरो को कन्वर्ज करती है, इसको जीरो को कन्वर्ज करती है। दिस इंप्लाइज कि ये आपकी जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर मैं करूंगा, ये जो सीक्वेंस बनेगी an z नोट टू द पावर n, ये आपकी जीरो को कन्वर्ज करेगी। ये क्या करेगी? आपको जीरो को कन्वर्ज करेगी। या फिर मैं ऐसे कहूं कि ये जो सीरीज बनेगी आपकी, सॉरी सीक्वेंस बनेगी an z नोट टू द पावर n, ये जो सीक्वेंस बनेगी इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये आपकी अभिसारी अनुक्रम होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अनुक्रम, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी। दिस इंप्लाइज, सॉरी सीक्वेंस अगर आपकी कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी। तो an z नोट टू द पावर n, ये जो आपकी सीक्वेंस है इज मस्ट बी बाउंडेड सीक्वेंस। अतः ये जो अनुक्रम है ये परिबद्ध, अवश्य ही परिबद्ध अनुक्रम होगा। क्या होगा? बाउंडेड सीक्वेंस होगा। और बाउंडेड सीक्वेंस होने का मतलब क्या है कि आपकी जो सीक्वेंस की टर्म्स जो भी आ रही है आपकी, जैसे पहली टर्म कुछ भी आ जाएगी आपकी a नोट, जैसे n सॉरी 1 से ले या 0 से, a नोट z की पावर अपने पास, फिर a नोट इसकी पावर 2, सॉरी 1 की पावर a1 z नोट की पावर 1, a2 z नोट की पावर 2, a3 z नोट की पावर 3। ये सारी की सारी टर्म्स आपकी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटी या फिर बराबर होंगी। बाउंडेड होने का मतलब यही हुआ, है ना। तो दो तरह से हम इसको लिखते हैं, एक चीज को बाउंडेड की, कोई चीज परिबद्ध है, इसका मतलब एक नंबर ऐसा है कि सारी टर्म्स उससे बड़ी है और एक नंबर ऐसा है कि सारी टर्म उससे छोटी है। या इसी चीज को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं कि जितनी भी टर्म्स है उनका मोड अगर हम कर दें तो नेगेटिव पॉजिटिव का दिक्कत खत्म, तो वो जो नंबर था उसको भी धरी लियो, किसका जो मोड है वो एक किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से छोटा आता है, हम ये तरीके से भी लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट या देयर एग्जिस्ट एक हमें नंबर मिलेगा, मान लो कैपिटल M मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट, और किस तरह से मिलेगा ये अपने पास नंबर, सच दैट इसकी जितनी भी जो टर्म्स है अपने पास, टर्म्स क्या है an z नोट की पावर n, इसका मॉडुलस वो क्या होगा, लेस देन आपका m होगा, लेस देन इक्वल टू m आपके पास हो जाएगा। और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लो उसके लिए आप टर्म्स निकालोगे, सारे के सारे इस m से, कैपिटल M से क्या रहेंगे आपकी, छोटी रहेंगी। ये हमने कह दिया। इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 जो है नाम हम दे देते हैं, ये आगे आपका काम में आएगा। क्लियर है?
यहां तक कोई दिक्कत? एक कंडीशन उसने क्या दी है थ्योरम में आपकी कि मोड जेड आपको क्या लेना है, लेस देन जेड नोट। ऑल्सो लेट मोड जेड लेस देन मोड जेड नोट, ये आपका हो गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इसको इधर डिवाइड में ले आऊं मोड जेड नोट, तो ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ जाएगी। इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नाउ कंसीडर, अब हम बात करते हैं इसकी ए एन जेड टू दी पावर एन, इसका मॉडुलस, क्योंकि हमें तो इस पे बात करनी है। आपको जो प्रूफ करना है वो फाइनली क्या प्रूफ करना है आपका कि सर ये जो ए एन जेड टू दी पावर एन का मॉडुलस वाली जो सीरीज बनेगी आपकी, कि ये सीरीज भी आपकी कन्वर्जेंट आनी चाहिए। ओरिजिनल जो सीरीज थी सर ये तो कन्वर्जेंट है ही, ये तो कन्वर्जेंट है ही, किस पॉइंट के लिए? जेड नोट के लिए, ठीक है। अगर ये भी कन्वर्जेंट आ जाती है आपकी मोड वाली भी, तो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और वही हमें क्या करना है प्रूफ। तो हम ऐसा कुछ लेके चल रहे हैं, तो पहले ये टर्म हम लेके चलते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, मोड ए एन इंटू जेड एन को अलग अलग अगर मॉडुलस करें तो मोड ए एन और मोड जेड एन, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? इसके जैसा मैं बनाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मोड जेड नोट से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आपका इंटू मोड जेड नोट, और यहां भी मैं करवा देता हूं जेड की पावर एन, और ये आपका मोड जेड नोट। अच्छा हमें तो पावर एन चाहिए है ना, तो पावर एन से मल्टीप्लाई करवा दो फिर ऊपर नीचे, क्योंकि ये एन पावर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां भी ये ले लो और यहां भी ये ले लो। क्लियर है? इनको वापिस एक साथ ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए एन जेड नोट की पावर एन, और ये आपका बन गया मोड जेड अपॉन मोड जेड नोट और होल पावर एन, होल पावर एन। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब इसका यूज में ले लो आपका फर्स्ट जो इक्वेशन थी ये वाली, कि ये जो वैल्यू है वो तो लेस देन इक्वल्स टू एम है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये टर्म आपकी यहां आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन इक्वल्स टू एम, और ये आपकी मोड जेड अपॉन मोड जेड नोट पावर एन और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग वन, यूजिंग वन, फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो हमने यहां पे काम में ली, क्योंकि उसमें फर्स्ट में क्या था, ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एम, कैपिटल एम। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, दैट इज, तो अपने पास ये आ गया मोड ए एन जेड टू द पावर एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम इंटू मोड जेड अपॉन मोड जेड नोट और होल पावर एन, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे सीरीज लगा दूं और इस पे भी सीरीज लगा दूं, इस पे भी सीरीज लगा दूं, इस पे भी सीरीज लगा दूं, तो इस सीरीज की हर एक टर्म इस सीरीज की हर एक टर्म से क्या है, छोटी है। तो आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा सीरीज में, कि अगर आपकी दो सीरीज इस तरह से है कि पहली वाली सीरीज की हर एक टर्म दूसरी वाली से छोटी है, पहली वाली सीरीज की दूसरी वाली से छोटी है, अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो कंफर्म है छोटी वाली भी क्या होगी, आपकी कन्वर्जेंट होगी, छोटी वाली भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी उससे बड़ी वाली अगर कन्वर्जेंट है तो, ठीक है। और अगर छोटी कन्वर्जेंट है तो बड़ी, उसका कुछ नहीं कह सकते, वो आपकी डाइवर्जेंट भी हो सकती है। या दूसरा उल्टा आपका, अगर छोटी वाली आपकी डाइवर्जेंट है, छोटी ही डाइवर्जेंट होगी, तो उससे बड़ी वाली जो होगी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो कंपैरिजन टेस्ट दो तरीके से आपका आया था, तुलना परीक्षण जिसको आपने बोला होगा, कि अगर दो सीरीज है आपकी, उन सीरीज की कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है उनके बीच एक रिलेशन है कि एक की जो टर्म्स है वो छोटी है दूसरी वाली से, ठीक है। तो जो छोटी वाली है अगर वो अभिसारी है तो, या सॉरी बड़ी वाली अगर आपकी अभिसारी है तो कंफर्म है छोटी वाली भी क्या होगी, आपकी अभिसारी होगी। या फिर छोटी वाली अगर आपकी अपसारी है, डाइवर्जेंट है, तो बड़ी वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं यहां पे कि ये जिस सीरीज की ये जो टर्म्स है ये अगर आपकी कन्वर्जेंट है, तो ये छोटी वाली तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, और वही मुझे प्रूफ करना है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये आपकी क्या है, ये आपकी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
या ज्योमेट्रिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी जिसको आपने बोला था। ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी होती है सर? इस तरह की होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। और जहां पर ये आर आपका क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो कहलाता है, कॉमन रेशियो कहलाता है। अगर ये आर आपका लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट आ जाता है, अगर आपका आर ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट आ जाता है। हमें इनफाइनाइट सीरीज में इसका ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का पता होता है, उसका ये होता है अपने पास कि आर आपका लेस देन 1 कन्वर्जेंट, आर आपका ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये तो आपका एक तरह से क्या हो गया, ए का काम कर रहा है और ये आपका आर का काम कर रहा है, ए आर की पावर एन। तो जैसे फर्स्ट में आप करोगे 0 तो ए अपने पास, फिर सेकंड टर्म ए आर की पावर 1, ए आर की पावर 2, तो वैसी तो सीरीज बनेगी। क्लियर है? तो यहां पे अब लिखेंगे, बट इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम देना चाहो तो दे दो। 1 ही आया था क्या अभी तक? 1 आया था तो इसको 2 दे दो, है ना, या 2 है तो 3, जो भी है ये दे दो। ठीक है, बट सीरीज, अब इसको मैं सीरीज लिख रहा हूं, सीरीज एम, ये जो मोड जेड अपॉन मोड जेड नोट और इसकी होल पावर एन इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज, इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो। ये आपकी एक गुणोत्तर श्रेणी है विद कॉमन रेशियो, जिसका कॉमन रेशियो आपका क्या है? मोड जेड अपॉन मोड जेड नोट, ये है। और ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आएगी? इक्वेशन, उसका यूज करो। पहले एक इक्वेशन हमने लिखी होगी, मोड जेड वाले रिलेशन की इक्वेशन लिखी थी, नहीं लिखी? यही लिखी होगी, हाँ ये, अच्छा 2 आ चुका था, 3 लिख लो, ये 2 यूजिंग 2, ये आपकी वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन 1 है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूजिंग 2। तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी क्या आ जाएगी? कन्वर्जेंट। अभी सारी, दिस इंप्लाइज सीरीज m इंटू मोड z अपॉन मोड z नोट होल पावर n इज कन्वर्जेंट सीरीज, इज कन्वर्जेंट सीरीज, इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, सो by equation 3 and using limit comparison test, only comparison test, using comparison test we have, ठीक है, ये हम काम में ले रहे हैं, ये हमें पता है, और एक आपकी ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो फिर बाय कंपैरिजन टेस्ट, जो सीरीज आपकी ये इधर वाली है, छोटी वाली यानी ए एन जेड टू द पावर एन का मोड, ये थी, इससे छोटी वाली, मस्ट बी कन्वर्जेंट, ये भी अवश्य ही आपकी क्या होगी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी, मस्ट बी कन्वर्जेंट सीरीज, ये अवश्य ही आपकी अभिसारी श्रेणी होगी। और ये अगर कन्वर्जेंट है, आपको ध्यान हो तो, मॉडुलस वाली अगर कन्वर्जेंट है, ओरिजिनल कन्वर्जेंट थी, तो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी? ओरिजिनल वाली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, निरपेक्ष अभिसारी। दिस इंप्लाइज, और अच्छा इस पे कंडीशन लग गई, बट ये कब होगी ये कंडीशन आपकी? जब ये वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो, और ये वैल्यू लेस देन कब होगी? जब ये आपका ये जो रिलेशन था, कौन सा? मोड जेड लेस देन मोड जेड नोट हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इज मस्ट बी कन्वर्जेंट फॉर मोड जेड लेस देन मोड जेड नोट, मोड जेड लेस देन मोड जेड नोट। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं, दैट इज सीरीज, ओरिजिनल जो सीरीज थी वो थी, ये थी कि ये वाली सीरीज आपकी कन्वर्जेंट थी, इसकी मॉडुलस वाली भी कन्वर्जेंट है, तो ये फिर क्या हो जाएगी? इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसारी, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मोड जेड लेस देन मोड जेड, ये आपको
नोट डाल के लिख लेंगे इसको अच्छे से। क्लियर है? यहां एक छोटा सा रिजल्ट और लिख लेंगे, काम आ सकता है आप। इंपोर्टेंट रिजल्ट, इंपोर्टेंट रिजल्ट, द पावर सीरीज, जो घात श्रेणी आपकी ये है कौन सी, ए एन जेड टू द पावर एन, आइदर या तो नंबर 1 हर एक जेड के लिए क्या होगी आपकी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कन्वर्जिज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, नंबर 2। सेकंड, कन्वर्जिज ओनली फॉर, कन्वर्जिज ओनली फॉर जेड इक्वल टू 0, केवल जेड इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज करेगी। या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ फिक्स एरिया हो जाएगा, जैसे कोई आपको रेडियस मिल गई कि इतनी रेडियस तक का जो एरिया है उसमें आपकी क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। उस एरिया में अगर कोई पॉइंट आ जाता है, कन्वर्जिज फॉर सम जेड, कन्वर्जिज फॉर जेड, सम जेड नहीं, उसमें तो सारे जेड हो जाएंगे उस एरिया में, तो कन्वर्जिज फॉर जेड इन सम रीजन, इन सम रीजन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें कुछ क्षेत्र आपको मिल गया कि इतने क्षेत्र में जितने भी जेड आएंगे उन सभी के लिए ये क्या करेगी, आपकी कन्वर्ज करेगी। बात समझ में आ गई? तीनों कंडीशन हो सकती है आपकी। हो सकता है आपकी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपकी कन्वर्ज कर, हर कोई भी पॉइंट आप लो सभी के लिए आपकी कन्वर्जन, जिसको एंटायर फंक्शन वगैरह हम आगे पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। उस तरह की कोई सीरीज आ जाए आपकी कि कुछ भी आप पॉइंट लो, हर एक पॉइंट के लिए क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। या हो सकता है कोई छोटा सा एरिया आपको मिल जाए कि इतने से सर्किल में जो पॉइंट्स आ रहे हैं इन सभी के लिए कन्वर्ज कर रही है। या हो सकता है बिल्कुल आपको एक ही पॉइंट मिले जेड इक्वल टू 0 वाला, कि सिर्फ इसी के लिए क्या कर रही है, कन्वर्ज, क्योंकि ये जेड इक्वल टू 0 पे तो हो ही जाएगी अपने पास, है ना। जेड इक्वल टू 0 करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, समेशन एन, और लिमिटिंग केस में ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट ए नोट की तरफ चली जाएगी, क्योंकि बाकी टर्म तो आप हटा दोगे वहां से। जब टर्म्स लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे ए नोट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, तो लिमिट ये अपने पास z0 पे ये अपने पास किधर आ जाएगी, a नोट की तरफ। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे l अगर कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो कन्वर्ज हो जाती है ना अपने पास। तो वो चीज कि सिर्फ 0 पर क्या कर रही है, आपकी कन्वर्ज कर रही है। कुछ एरिया के लिए आपका सर्कल कुछ एरिया मिल सकता है, आगे हम देखेंगे भी, और या फिर पूरे के पूरे इंटायर प्लेन के लिए, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ जेड के लिए कन्वर्ज कर रही है। आपके तीनों ही केस हो सकते हैं, आइदर लिखा आपने, है ना, कि या तो ये कंडीशन होगी, ये होगी, या फिर ये होगी आपकी। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमने पढ़ी है आपकी आबेल थ्योरम, बाय नेम या बाय स्टेटमेंट, दोनों ही तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। अच्छे से इसको थ्योरम को कर लेंगे, ठीक है। 2024 में अभी इसी बार आपकी आई है ये RU पास कोर्स में, तो बाकी जो भी यूनिवर्सिटी के अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो हो सकता है उनके आ जाए ना, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अच्छे से एक बार इसको कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर देना, है ना, ये बार बार नहीं बोलना पड़े आपको। क्लियर है? आगे हम इसमें एक थ्योरम और पढ़ेंगे, आपकी कॉची हर्डवर्ड थ्योरम जो है, ठीक है, वो भी इसी में आ जाती है आपकी, वो आगे हम इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे।